गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू। उम्मीद है सभी लोग ठीक ठाक होंगे, अच्छे होंगे। और अब हम लोग इस वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्टडी करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम लोग प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से भी जानते हैं। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से भी जानते हैं। इस टेंस का जो यूज होता है उस कार्य व्यापार के लिए होता है जो बोलने के समय, बोलने के वक्त जारी हो या हो रहा हो। इस टेंस से उस कार्य का भी बोध होता है जो अभीष्ट समय के आसपास हो या इन दिनों चल रहा हो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से भविष्य में होने वाले निर्णय का भी, कार्यक्रम का भी बोध होता है। साथ ही इससे इंटेंशन का भी बोध होता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस उस कार्य व्यापार का बोध कराता है जो बोलने के समय चालू हो, मीन्स जारी हो। भविष्य में होने वाले किसी कार्यक्रम, किसी निर्णय का भी बोध कराने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज इंटेंशन को दिखाने के लिए भी होता है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज हम उस कार्य को दिखाने के लिए करते हैं जो अभी तो नहीं हो रहा हो लेकिन अभीष्ट समय के आसपास जारी हो या इन दिनों जारी हो। तो अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बेस को समझते हैं। व्हाट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस? इस टेंस का यूज होता क्या है? तो एक यहां पे दिस टेंस इज यूज्ड टू शो फॉर एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। दिस टेंस इज यूज्ड टू शो फॉर एन एक्शन गोइंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। मतलब इस टेंस का प्रयोग उस कार्य व्यापार को दिखाने के लिए होता है जो बोलने के समय जारी हो। दूसरा, मैंने कहा कि इस टेंस का प्रयोग इंटेंशन दिखाने के लिए भी किया जाता है। तीसरा, भविष्य में होने वाले किसी कार्यक्रम को दिखाने के लिए, किसी निर्णय को दिखाने के लिए भी हम लोग इस टेंस का प्रयोग करते हैं। और इस टेंस का प्रयोग या इस टेंस के प्रयोग से उस कार्य व्यापार का भी बोध होता है जो इन दिनों चल रहा हो। तो आइए देखते हैं कि कैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम लोग पहचानते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हिंदी में पहचानने का बहुत आसान तरीका है। हिंदी वाक्य में जब आप लोग कहीं भी पाओ वर्ब के साथ, मीन्स क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हो, रहा, जब भी हिंदी वाक्य की क्रिया के साथ आप लोग पाओ रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, तो समझो कि वह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का है। ऐसे हम लोग कहते हैं जब किसी हिंदी वाक्य की क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हो, रहा हूं इत्यादि लगा हो तो वह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। एज फॉर एग्जाम्पल, वह जा रहा है, तुम पढ़ रहे हो, रानी गा रही है, वे लोग दौड़ रहे हैं, हम लोग अंग्रेजी बोल रहे हैं। ये सब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एग्जांपल्स हैं और इससे उस काम का बोध हो रहा है जो बोलने के वक्त जारी है। अब इसे बनाते कैसे हैं? हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस। सो हियर इज योर स्ट्रक्चर। इस टेंस को हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज आर एन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ हम लोग इज आर एन का यूज करते हैं और उसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद हम लोग
अदर वर्ड्स का यूज करते हैं। तो एक बार फिर से स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज आर एन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपको ये देखना है कि कहाँ पे इज आएगा, किस सब्जेक्ट के साथ आर आएगा और किस सब्जेक्ट के साथ एन का यूज करते हैं। सिंपल सा मेथड है, जब आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो, क्या हो, जब आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो तो उस सब्जेक्ट के साथ हम लोग इज का प्रयोग करते हैं। जब आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो तो उस सब्जेक्ट के साथ हम लोग इज का प्रयोग करते हैं। और कैसे करते हैं, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आता है ई, सी, इट एंड सिंगल नेम। सिंगल नेम बोले तो किसी एक व्यक्ति का नाम, चाहे वह पुरुष का हो या महिला का हो, उसके साथ आप इज का प्रयोग करो। उस सब्जेक्ट जो भी इसमें से आए, ही सब्जेक्ट हो तब भी इज, सी सब्जेक्ट हो तब भी इज, इट सब्जेक्ट हो तब भी इज, और सिंगल नेम मीन्स किसी एक व्यक्ति का नाम हो तब भी इज। यदि आपके सब्जेक्ट के रूप में आई का प्रयोग करना हो, यदि आपको सब्जेक्ट के रूप में आई का प्रयोग करना हो तो आई के साथ आप एन को लगा दो और बाद बाकी जो भी सब्जेक्ट होते हैं उसके साथ आप आर का प्रयोग करो। यहाँ पे हमने जो सेंटेंसेज लिखे हैं, जो वाक्य लिखे हैं, वह जा रहा है, तो उसका सेंटेंस बना ही इज गोइंग। तुम पढ़ रहे हो, यू, यहाँ पे यू नहीं है तो यू आर रीडिंग। रानी गा रही है, रानी इज सिंगिंग। वे लोग दौड़ रहे हैं, दे आर रनिंग। हम लोग अंग्रेजी बोल रहे हैं, वी आर स्पीकिंग इंग्लिश। ये सब ऐसे काम है जो बोलने के वक्त जारी हैं। अब आपको दिखाना है, इंटेंशन दिखाना हो, इंटेंशन कैसे दिखाएंगे, तो इंटेंशन दिखाने के लिए आप एक एग्जांपल ले लो, आई एम गोइंग टू डाई। आई एम गोइंग टू डाई, इससे मेरा इंटेंशन हो रहा है कि मैं मरने जा रहा हूं। यदि आपको कोई निर्णय दिखाना हो, भविष्य में कोई कार्यक्रम दिखाना हो, तो आप एक एग्जांपल ले सकते हैं, द प्राइम मिनिस्टर इज रिटर्निंग टुमारो। द प्राइम मिनिस्टर इज रिटर्निंग टुमारो। इससे भविष्य में, इससे भविष्य काल का बोध हो रहा है तो टेंस, ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का, लेकिन इससे हमें भविष्य में होने वाले किसी कार्यक्रम का बोध हो रहा है कि प्रधानमंत्री कल वापस आ रहे हैं। अब हम लोग इसके निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और WH वर्ड का ट्रांसलेट हिंदी से इंग्लिश में कैसे करते हैं। तो निगेटिव सेंटेंस को हम लोग नकारात्मक वाक्य कहते हैं। इससे किसी काम के नहीं होने का बोध होता है। बहुत सारे निगेटिव वर्ड्स होते हैं, लेकिन जो हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज होते हैं, बेसिकली जो हम लोग स्ट्रक्चर में यूज करते हैं, वो नॉट का यूज करते हैं यहाँ पे। तो निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज और आर और एम प्लस नॉट प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज आर है प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद, इज आर एम के बाद जो भी आपको आए उसमें नॉट का यूज कर देना है और वह आपका सेंटेंस निगेटिव बन जाएगा। कैसे बनेगा, अब फिर आपको वही पे आना है कि किस सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग होगा, किस सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग होगा और किस सब्जेक्ट के साथ एम का प्रयोग होता। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जब सब्जेक्ट होता है, यदि आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो, जैसे ही, सी, इट और सिंगल नेम, तो उसके साथ यूज का प्रयोग करें। यदि आई हो तो एम का प्रयोग करें और बाद बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ आप आर का प्रयोग करें। यदि वो फर्स्ट पर्सन हो, सेकेंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर हो। एज पर एग्जांपल्स, ही इज नॉट गोइंग देयर, वह वहां नहीं जा रहा है। ही इज नॉट गोइंग देयर, यहाँ पे इज का प्रयोग हमने किया क्योंकि सब्जेक्ट ही है। यू आर नॉट
राइटिंग अ बुक, यू के साथ हमने यहाँ पे आर का प्रयोग कर दिया, क्योंकि यू जो है वह सेकेंड पर्सन है, तो सेकेंड पर्सन के साथ हमने आर का यूज कर दिया। सी इज नॉट सिंगिंग, वह नहीं गा रही है, सी आया इसलिए हमने यहाँ पे इज का प्रयोग कर दिया। तो ये जितने हैं वो सब निगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल्स हैं। आपको बहुत सारे निगेटिव सेंटेंस मिलेंगे, जैसे मैं तुम्हें नहीं पढ़ा रहा हूँ, वे लोग घर नहीं जा रहे हैं, राम कहानी नहीं लिख रहा है, वे लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो। तो ये सारे सेंटेंसेज हैं और इस पैटर्न पे आप निगेटिव सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसे हम लोग कहते हैं प्रश्न सूचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स प्रश्न सूचक वाक्य। आपको क्या करना है ना कि हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले डाल देना है। किसे डाल देना है? हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लिख देना है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में किस हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है? तो उसमें होता है इज का, आर का, एम का। इस तीनों में से किसी एक को अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज करना है, वह भी सब्जेक्ट के पहले। और इसका स्ट्रक्चर इसलिए हमने लिखा इज, आर, एम प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स देखिए, आर यू कमिंग हेयर, क्या आप यहाँ आ रहे हैं? आर यू कमिंग हेयर, क्या आप यहाँ आ रहे हैं? इज सी स्पीकिंग इंग्लिश, क्या वह अंग्रेजी बोल रही है? इज सी स्पीकिंग इंग्लिश, क्या वह अंग्रेजी बोल रही है? इज राम राइटिंग अ लेटर, क्या राम पत्र लिख रहा है? तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे आपको, जैसे क्या हम लोग कहानी सुन रहे हैं, क्या प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं, क्या वह तुम्हारी मदद कर रहा है, क्या रानी मंच पर गा रही है, क्या वे लोग सुबह में टहल रहे हैं, क्या हम लोग कुछ काम कर रहे हैं। तो ये सब प्रश्नवाचक वाक्य है और इस सब का अनुवाद आप इस स्ट्रक्चर के अनुसार कर सकते हैं। दूसरा फेज इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो होता है वह होता है WH वर्ड का। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही दूसरा फेज होता है WH वर्ड का, जिसे मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस के वीडियो में बताया था कि WH वर्ड का यूज कब करते हैं? जब किसी हिंदी वाक्य के बीच में या सब्जेक्ट के बाद, जब किसी हिंदी वाक्य के बीच में या सब्जेक्ट के बाद क्यों, क्या, कैसे, कहाँ, कब, किन्हें, किसे इत्यादि प्रश्न सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया हो, तो वैसे वाक्य में उस वाक्य को जब हम ट्रांसलेट करते हैं हिंदी से अंग्रेजी में, तो प्रश्न सूचक शब्दों का अंग्रेजी अनुवाद हेल्पिंग वर्ब के पहले करते हैं। तो उसका स्ट्रक्चर बनता है WH वर्ड प्लस इज, आर, एम प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। एज फॉर एग्जांपल्स, व्हाई आर यू गोइंग, आप क्यों जा रहे हैं? आप क्यों जा रहे हैं? इस वाक्य में क्यों शब्द जो है वह सब्जेक्ट के बाद आ रहा है, इसलिए क्यों की अंग्रेजी हमने पहले लिखा व्हाई आर यू गोइंग। वह क्या कर रहा है? व्हाट इज ही डूइंग, वह क्या कर रहा है। इट मीन्स क्या शब्द जो आया सब्जेक्ट के बाद आया, इसलिए क्या की अंग्रेजी हमने पहले लिख दी। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे जो हम लोग अपने चैनल पे डालेंगे। आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, उसका वेट कीजिए, जब डाला जाएगा तो डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, उसका लिंक दिया जाएगा। आप लोग तब तक इसे आदेश का अध्ययन करें, सुने, समझे, शेयर करें। थैंक यू।